वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको पढ़ने वाले हैं। इसका इंट्रो पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। तो हमको फर्स्ट, अब ये चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर है कि एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई, किस प्रोसेस से होते होते ये आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचा है, जो अभी तक का बेस्ट क्लासिफिकेशन है। लेकिन शुरुआत में ही नहीं हमको पीरियोडिक टेबल मिल गया था। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये काफी रिसर्च के बाद काफी कई सारे मेथड आए, कई सारे तरीकों से क्लासिफिकेशन किया गया, फिर उसके बाद जाके ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमको मिला है। तो सबसे पहले बिल्कुल जो शुरुआत हुई थी क्लासिफिकेशन की वो हुई थी डोबेराइनर के ट्रायड से। तो डोबेराइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1817 में एक ग्रुप बनाया था 3 एलिमेंट का। उसके बाद 1829 तक इन्होंने 3 ऐसे ट्रायड खोज दिए थे जिनमें कुछ सिमिलरिटीज होती थी। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था, लेकिन फिर बाद में इनका ये जो लॉ था ये फ्लॉप हो गया, ये वैलिड नहीं था जो उस टाइम के नॉन एलिमेंट थे उन सब के लिए। जब इनका लॉ फ्लॉप हो गया तो फिर उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब इसके बाद दूसरे और नए तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाने लगा कि अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं क्लासिफिकेशन का। तो इसके लिए न्यूलैंड ने अपना 1866 में एक लॉ दिया। इन्होंने कहा कि अगर हम हर एक एलिमेंट को 8-8 के ग्रुप में मतलब एक जैसे संगीत के सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, अगर उस तरह से जैसे ये उसके बाद फिर रिपीट करता है, हर एक 7 के बाद फिर 8वां जो होता है वो फिर से बिल्कुल पहले वाले के सिमिलर होता है। उसी तरह से इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम प्लेस करते हैं तो जो 8वां एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, वो पहले वाले के सिमिलर होगा। तो कुछ एलिमेंट्स में सिमिलरिटी मिली, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूलैंड का भी ये जो रूल इन्होंने दिया ये सारे एलिमेंट पे लागू नहीं हुआ, तो फिर इनका भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद मेंडलीव्स का आया, तो इनके क्या क्या लिमिटेशन मिले। उस टाइम पे नियर अबाउट 50 या 56 एलिमेंट्स नोन थे, और इन्होंने कुछ गलतियां भी की थी कि इन्होंने कह दिया कि अब इसके बाद के एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होने वाले हैं। तो फिर वहां से और भी कई सारी कमियां मिली, तो न्यूलैंड का भी जो लॉ था वो भी फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उसके बाद अब इन्होंने तो 8-8 का ग्रुप बना दिया था, 8-8 की ग्रुपिंग के हिसाब से बता दिया था, लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, उनका जो पीरियोडिक लॉ था, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने बस इतना कहा कि जो भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखा जाएगा तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो भी एलिमेंट आएंगे उनमें एक सिमिलरिटी मिलेगी हमको। तो ये इनका क्लासिफिकेशन रहा, और ये उस टाइम का सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन था। इसी की वजह से फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। इनकी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, इसी से ही आधुनिक आवर्त सारणी फिर आगे आके इवॉल्व होके आधुनिक में बनी है। तो फिर उसके बाद हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। फिर अभी तक ये यूज होता चला आ रहा है जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यही क्लासिफिकेशन। अब इस आवर्त सारणी में इसकी प्रकृति क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति का मतलब कि उसमें जो भी एलिमेंट रखे गए हैं उसमें हम अगर ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, तब उनमें क्या क्या चेंजेस हमको दिखाई पड़ते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में ज्यादा नहीं, बस कुछ 5-6 चेंजेस किस तरह से होते हैं ऊपर से
ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में और पीरियड्स में बाएं से दाएं जाने में। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। तो अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखें, डोबेराइनर ट्रायड्स। नेक्स्ट हमारे पास डोबेराइनर ट्रायड्स है। तो डोबेराइनर ट्रायड्स में हम क्या देखते हैं, इन द ईयर 1829 डोबेराइनर स्टेटेड दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन अ ग्रुप ऑफ थ्रीज, जिसको हम ट्रायड्स बोलते हैं, थ्रीज को। तो अगर तीन तीन के ग्रुप में रख दिया जाता है, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अब जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा इस बीच वाले जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसके लगभग बराबर होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अब हम क्या करते हैं 7 और 39, क्योंकि हमको फर्स्ट और थर्ड का अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हम क्या करते हैं 7 + 39, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 46 और इसका अरिथमेटिक मीन निकालना तो ये 23 आया, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। तो इस तरह से कुछ सिमिलैरिटी मिली। फिर इसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का अगर हमको निकालना है तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 40 + 137 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 177/2। अब यहाँ पे ये कट करने के बाद 80 वो आया है 88.5 जो, और यहाँ पे इसका 87.6 है। तो ये नियर अबाउट लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी मिली है, एग्जैक्ट नहीं मिली है। तो यहाँ पे 88.5 आ गया। फिर अगला क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अगर हमको निकालना है तो इनका हम 35.5 + 126.9 इनका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो 162.4/2 तो ये आ जाएगा 81.2, जो कि ये 80 है, 80 के बिल्कुल आसपास है और ये भी लगभग 80 के आसपास ही है। तो इनमें भी एक अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा मिल रहा है हमको। तो ये डोबेराइनर का ट्रायड्स था कि एक उन्होंने इस तरह से अरेंज किया, तीन तीन का ग्रुप बनाया। और फिर अब जैसे यहाँ पे इनकी कुछ लिमिटेशन भी आ गई कि ये कैल्शियम के बाद फॉलो ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमारे ढेर सारे थे तो ये कैल्शियम तक ही वैलिड था। फिर उसके बाद ये जो इन्होंने जिस तरह से ग्रुपिंग की थी, ये और बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स थे उस टाइम लगभग 30 से ज्यादा एलिमेंट नोन थे, उनपे ये वैलिड नहीं था। तो फिर यहाँ पे डोबेराइनर का जो ट्रायड्स था फिर वहां पे वो खत्म हो जाता है। अगला हमारा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसमें इन द ईयर 1866 न्यूलैंड स्टेटेड दैट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, the properties of every eighth element was found to be similar to its respective first one। जो भी अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया जाए, जो भी एलिमेंट्स हैं जो उस टाइम तक नोन थे लगभग 56 एलिमेंट, तो इनमें हर एक, जैसे संगीत के सुरों में 7वें के बाद जो 8वां सुर आता है उसमें सिमिलर, वो पहले वाले के सिमिलर होता है। उसी तरह से एलिमेंट में भी सिमिलरिटी इन्होंने बताया। अब जैसा फिगर में दिख रहा है तो यहाँ पे सातों ऊपर सुर लिख दिए गए हैं, मतलब एक उसका सिंबल है कि हाँ 7 सुर हैं, तो वैसे 7 कॉलम बना दिए गए हैं। और फिर उसके बाद उनको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है तो जैसे पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फिर जब रखा गया है तो फिर फ्लोरीन को हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किया गया है। इसका मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में एक सिमिलैरिटी है। फिर उसके बाद लिथियम के नीचे सोडियम आया है तो लिथियम और सोडियम में एक सिमिलैरिटी मिली है। फिर बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आया है तो बेरिलियम मैग्नीशियम में सिमिलैरिटी मिली है। और वहां से अगर हम देखें तो बेरिलियम के बाद फिर बोरॉन 1, कार्बन 2, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 4, फ्लोरीन 5, सोडियम 6, मैग्नीशियम 7। तो
यहाँ से जैसे ही वो 8वां, अगर हम बेरिलियम से ही गिनना शुरू कर रहे हैं तो जैसे ही वो 8वां मिलेगा तुरंत वो उसी के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की सिमिलरिटी मिली। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पे ये भी जितने भी एलिमेंट उस टाइम तक नोन थे सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। इसमें कमियां क्या मिली कि बिल्कुल नीचे तो एक ही स्लॉट में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे मिले जहां पे हम नहीं रख सकते थे। तो उसमें कहीं पे सिमिलर जो जिनकी प्रॉपर्टी मिल रही होती थी वो अलग अलग स्लॉट में भी आ गए, कहीं कहीं पे गैप भी यहाँ पे छूटे थे। तो बिल्कुल ये भी पूरी तरीके से एकदम सटीक नहीं क्लासिफिकेशन था जितने भी एलिमेंट उस टाइम नोन थे। फिर इसके बाद एक नए तरह का क्लासिफिकेशन आता है जो मेंडलीव ने किया था, तो उसको हम मेंडलीव पीरियडिक लॉ बोलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा आया मेंडलीव, अब उन्होंने एक रूल दिया जिसको हम मेंडलीव पीरियडिक लॉ बोलते हैं। अब वो रूल क्या था, तो इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दिया इन्होंने। तो फलन का मतलब क्या होता है, जो कि उस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसी को हम फलन बोलते हैं। अब किसके फलन होते हैं, तो परमाणु भार के फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब कि जो भी उनका एटॉमिक मास है उसके पीरियोडिक फंक्शंस है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा तो उनमें एक अरेंज फॉर्मेट में जब हम रखते जाएंगे तो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक रिपीटेशन आएगा उनके प्रॉपर्टीज में, तो उस पे बेस्ड है ये। तो यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब इसी पे बेस्ड इन्होंने इसी को लेकर के एक टेबल बनाया जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब हमको इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है जो फिगर में दिख रहा है। तो उस टाइम पे लगभग 63 एलिमेंट्स पता थे और इन्होंने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तो इससे हमको कुछ फायदा हुआ, कुछ काफी सारे इसके एडवांटेजेस रहे, कुछ डिसएडवांटेजेस रहे। तो क्या क्या एडवांटेजेस रहे अब जरा हम उस पर देखते हैं। तो उनको अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल बोलेंगे। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी प्लेस्ड टुगेदर। जो भी एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट थे उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। अब इनमें एक साथ सारे आ गए, तो ये एक बेनिफिट हुआ। फिर some gaps were left for the undiscovered element। अब जब ये एलिमेंट को की ग्रुपिंग एलिमेंट्स को जब रख रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कुछ एलिमेंट जो नहीं उस टाइम पता थे वहां पे इन्होंने खाली जगह छोड़ दिया और ये कहा कि ये आगे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, और वो बाद में हुए भी। फिर और कुछ इन्होंने बताया कि जो भी इन्होंने एटॉमिक मासेस जो उस टाइम तक गलत कंसीडर किए जा रहे थे, गलत थे ही वो, उनको करेक्ट किया इन्होंने अपने पीरियडिक टेबल से। और नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। और जो नोबल गैसेस रखी गई हैं वो इसमें बिना किसी डिस्टरबेंस के इस तरह से ये पीरियडिक टेबल बना था कि बिना किसी डिस्टरबेंस के नोबल गैसेस बिल्कुल सही फिट हो गई उसमें। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल वो तो यहीं से इवॉल्व हुआ है मेंडलीव की पीरियडिक टेबल से ही, लेकिन वो उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े, उसके लिए खाली जगह ही पूरी पड़ गई थी। तो उस टाइम इनके पीरियडिक टेबल में उस टाइम पे 8 ग्रुप थे और इस तरह से प्लेस किया था। तो ये अब इनके कुछ डीमेरिट्स भी रहे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहे। अब उनको हम देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस इनके रहे थे। मेंडलीव के पीरियडिक टेबल के कुछ एडवांटेजेस हमको मिले, जिससे काफी फायदा हुआ, ये काफी मदद किया। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना है उसके लिए ये बिल्कुल काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी रही। अब वो कमियां क्या क्या है अब वो देखते हैं जरा। तो इसमें हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, वो मॉडर्न में भी नहीं है लेकिन इसमें भी नहीं था। तो हाइड्रोजन को कंफर्म नहीं बताया जा सका कि हाइड्रोजन कहाँ पे हमको रखना है।
तो एक कमी ये रही। नो प्लेस फॉर आइसोटॉप, जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप जो होते हैं, उनका कोई भी उनकी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जा रहा है उनको, पीरियोडिक टेबल में उनकी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जा रहा है। लेकिन आइसोटॉप्स वो एलिमेंट होते हैं जो समस्थानिक होते हैं, वो ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते, परमाणु क्रमांक तो सेम होते हैं लेकिन उनके जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जब परमाणु भार अलग है लेकिन वो तत्व एक ही है, तो जब तत्व एक है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, तो दूसरे वाले परमाणु भार को दूसरी जगह पे रखा जाएगा, उसके बाद वाले को दूसरी जगह रखा जाएगा। तो यहाँ पे आइसोटॉप के लिए कोई जगह नहीं थी इनके पास। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1 और 1H2, 1H3। इनमें तीनों इसके जो नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे इसके पास अब इनका जो एटॉमिक मास है 1, 2 और 3 है, तो इनको किस तरह से रखा जाता है ये क्लियर नहीं हो रहा था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। फिर नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास कोई बिल्कुल लगातार नहीं चलते जा रहे थे, वहां पे गैप इनको भी छोड़ना पड़ा था। तो ये सारी इनके डिमेरिएशन की कमियां रही जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। लेकिन ये क्या हुआ कि मॉडर्न के लिए बिल्कुल यहीं से मॉडर्न इवॉल्व हुआ, जबकि आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं है। इनको हम फर्स्ट ग्रुप में मेटल के साथ में रख देते हैं, लेकिन जबकि वो एक नॉन मेटल होता है। तो अब बचा है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फिर इसमें जो ट्रेंड्स होते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरिएशंस आते हैं, किस तरह से प्रॉपर्टीज एलिमेंट की चेंज होती हैं, अब हमको इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए उसको, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।